हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप समझ सकें। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे एक जो क्वेश्चंस हैं, एक बार इनको मैं आपको रीड करके बता देता हूँ क्या क्वेश्चंस हैं। बाकी यहाँ पे देखिए, सारी चीज़ें आपको समझनी हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, तभी मैं अच्छे से आपको समझा पाऊंगा। तो एक बार क्वेश्चंस रीड करके मैं आपको सही से समझाता हूँ। भारतीय संविधान की विशेषताओं का विवेचन कीजिए। प्रस्तावना किस सीमा तक इन विशेषताओं को प्रतिबिंबित करती है? तो नॉर्मली अगर ये क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये क्वेश्चन भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में लिखने के लिए ही कह रहा है। साथ में ये कह रहा है कि प्रस्तावना किस तरह भारतीय संविधान की विशेषताओं को दर्शाती है, ये बताइए। ठीक है, अब प्रस्तावना से ही कुछ ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, संविधान की विशेषता से ही, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित प्रमुख आदर्शों को की विवेचना कीजिए। मतलब यहाँ पे यही है कि प्रस्तावना में क्या जो मुख्य शब्द हैं, जो मुख्य बातें हैं, उसको आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, और संविधान सभा के वाद विवादों के आलोक में अपने उत्तर का प्रतिपादन कीजिए। इसके साथ ही क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विवेचना कीजिए। राज्य उन्हें किस सीमा तक क्रियान्वित करने में सफल हुआ है? सारी बातें दोस्तों विस्तार से समझाई जाएंगी, बस अभी हल्का सा आपको एक आइडिया दिया जा रहा है यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इनके बारे में। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रमुख प्रावधानों की विवेचना कीजिए। भारत में नागरिकता पर समसामयिक वाद विवाद क्या है? अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना, समसामयिक वाद विवाद क्या है, तो अब इसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे क्वेश्चन अपना लिखना है। इसके साथ ही यहाँ पे क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों के में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया का परीक्षण कीजिए। अब भारत में जो हाई कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। क्या कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है? विश्लेषण कीजिए। संसद की भूमिका पर एक निबंध लिखिए। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की विवेचना कीजिए। हाल ही के समय में भारत में आपातकालीन शक्तियों के प्रयोग और दुरुपयोग का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। देखिए दोस्तों, ये आपातकालीन शक्तियों पे एक क्वेश्चन है। अब ऐसे ही क्वेश्चन और भी तरह से बन सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन ये है। ठीक है, आपातकालीन शक्तियों से संबंधित एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों तथा देश की लोकतांत्रिक कार्यप्रणालियों पर अनेक उनके प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसके साथ ही दोस्तों, संघवाद से संबंधित ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे कि भारतीय संघवाद की सम्मित और असम्मित विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। संघवाद क्या है? भारतीय संघवाद की सम्मित और असम्मित विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। भारत में केंद्र राज्य संबंधों के मूल विशेषताओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो यार जो क्वेश्चन था वो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है, इसमें आपको केंद्र राज्य संबंधों के बारे में स्पष्ट रूप से लिखना था। इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करें कि असम्मित संघवाद क्या होता है, सम्मित संघवाद क्या होता है, तो इसके बारे में आपको देखिए, आपका ये चैप्टर है, एक केंद्र राज्य से संबंधित आपका एक चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर से संबंधित जो वीडियो है वो जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी, और उस वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा कि सम्मित असम्मित संघवाद क्या है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिखेंगे, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी बच्चों के मन में थोड़ी कन्फ्यूजन आ रही होगी कि सर आपने वीडियोस, मतलब वो सारी वीडियोस प्रोवाइड नहीं कराई, तो उसके रिगार्डिंग भी बात की जाएगी, बस आप वीडियो को एंड तक देखिए। इसके अलावा भारत में पंचायती राज संस्थाओं के उदय एवं विकास की चर्चा कीजिए। देखिए दोस्तों, पंचायती राज से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं एग्जाम में, साथ में भी नगर पालिका से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक चीज़ और ऐड करूंगा, कई कई बार पंचायती राज नगर पालिका से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें लिखा होता है 73वें संवैधानिक संशोधन को अच्छे से विस्तार पूर्वक समझाइए, या 74वां संवैधानिक संशोधन। तो मतलब 73वां और 74वां वर्ड भी लिखा हुआ आ सकता है, तो इस पर भी ध्यान देना आप। भारत के विभिन्न निवारक निरोध कानूनों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, और उन्होंने नागरिकों के नागरिक अधिकारों के लिए किस प्रकार की चुनौती प्रस्तुत की है। अब ये जो क्वेश्चन है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज से संबंधित है, जो निवारक निरोध कानून है उससे संबंधित है ये, उसके बारे में लिखना है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, प्रधानमंत्री भारतीय लोकतंत्र का मुख्य स्तंभ है। इस कथन के आलोक में हाल के दिनों में प्रधानमंत्री की शक्तियों का व्याख्यान कीजिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको प्रधानमंत्री की शक्तियों की व्याख्या करनी है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कुछ बातें हैं जो मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे जो बातें हैं, अभी हम बात करेंगे, चैप्टर्स की बात कर लेंगे एक बार, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चंस हैं इस सब्जेक्ट में अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया में, ये जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस सब्जेक्ट की रिगार्डिंग अभी तक, उस हिसाब से मैं बताऊँ तो ये जो सब्जेक्ट है पढ़ने में ये बहुत ईजी होता है, लेकिन जब हम इसके आंसर लिखते हैं तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, याद रखना। पढ़ने में ये वाला सब्जेक्ट बहुत इजी है, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित ही सारी बातें पढ़नी होती है, तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित सारी जो सिलेबस वगैरह है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन जब इसके क्वेश्चंस को हम देखते हैं तो एग्जाम में जो इसके क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से टफ आते हैं। कैसे आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है पहला वाला, चलो मैं दूसरे क्वेश्चन से बताता हूँ आपको। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आपके एग्जाम में
कोई एक क्वेश्चन आ गया आपातकालीन शक्तियों से संबंधित। अब अगर आपातकालीन शक्तियों से संबंधित ऐसा क्वेश्चन आता है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की विवेचना कीजिए, तो ये बहुत सिंपल है, आप काफ़ी हद तक विस्तार पूर्वक ऐसे क्वेश्चन पर लिख पाएंगे। कोई दिक्कत आपको मुझे नहीं लगता होगी, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल पूछा जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपको अगर आपने आपातकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ रखा है तो कोई कोई बड़ा इशू नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपातकालीन शक्तियों से संबंधित क्वेश्चन अगर ऐसे बनकर आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि हाल के ही समय में भारत में आपातकालीन शक्तियों के प्रयोग और दुरुपयोग का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन में लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स को ऐसे क्वेश्चन में लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि हाल के समय में भारत में आपातकालीन शक्तियों के प्रयोग दुरुपयोग का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम लगती है बच्चों को। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों तथा देश की लोकतांत्रिक कार्यप्रणालियों पर उनके प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ये भी ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड तो नहीं है कि इसमें भी आपको एक तरह से आपातकालीन शक्तियों का ही वर्णन करना है। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत बच्चों को फेस करनी पड़ती है। और अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाएं बिल्कुल सिंपल तरीके से तो कोई इशू नहीं होता, बहुत सिंपल लगते हैं ये क्वेश्चन, इसमें बच्चे काफ़ी अच्छे से आराम से लिख पाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय जो नागरिकता अधिनियम 1955 है उसके प्रमुख प्रावधानों की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, लेकिन साथ में ये जो है ना कि भारत में नागरिकता पर समसामयिक वाद विवाद क्या है, तो जब ये भी ऐड कर दिया गया है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है बच्चे को लिखने में। हालांकि अभी फ़िलहाल कुछ समय पहले ही जैसे कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वगैरह आए हैं तो उससे संबंधित कुछ बातें भी आप ऐड कर सकते हैं, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन फिर भी बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है दोस्तों से के हिसाब से ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन पेपर में क्या होता है कि थोड़े से ना क्वेश्चन टफ आते हैं। अब आप इसके लिए कर क्या सकते हैं, तो आपका एक जो सॉल्यूशन है वो ये है दोस्तों। सॉल्यूशन सिंपल सा है कि आपको सारी चीज़ें पढ़कर जानी है, ठीक है। एज अ सॉल्यूशन में बात करूं तो आपको मतलब यहाँ पर सारी जितने भी चैप्टर्स हैं आपको सारे पढ़ने हैं। सारे चैप्टर्स आपको पढ़कर जाना है एग्जाम में, ताकि आप अच्छे से अपना एग्जाम कर पाएँ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, आपके एग्जाम में अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10 में से मान लीजिए काफ़ी टफ, अगर मान लीजिए थोड़ा सा टफ लग रहा है आपको क्वेश्चन पेपर, तब भी 5 क्वेश्चन एटलीस्ट ऐसे होंगे जिस पर आप विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी होगा ना जब आप पूरा पढ़कर जाएंगे तब, ठीक है। क्योंकि हो सकता है ना थोड़ा सा अगर टफ क्वेश्चन पेपर आ जाता है तो लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। हालांकि ऐसा नहीं कि आप नहीं लिख पाएंगे, अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे तो आप याद करेंगे कि आपको जो भी बातें पढ़ाई गई हैं, आपने जो भी बातें पढ़ी, तो आप वो बना बना कर भी अच्छे से आप लिख देंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इतना समय नहीं होता हमारे पास, तो हमें जल्दी जल्दी लिखना होता है। तो उसके लिए जो ईजी क्वेश्चन लगेगा आपको आप उसी पर लिखने की कोशिश करना। अगर आप सारे चैप्टर्स पढ़कर जाओगे तभी अच्छे से आप अपना मतलब एग्ज़ाम दे पाओगे पूरा अच्छे तरीके से। तो यही कहूँगा कि आप सारे चैप्टर्स पढ़कर जाइए, कोई भी चैप्टर स्किप मत कीजिए। अगर आप सभी चैप्टर्स पढ़कर जाएंगे तो आपको 5 ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली मिल ही जाएंगे, 4 हों या 5 हो, जो भी मतलब जैसे कि आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन करने के लिए दिया है या 4 क्वेश्चन, जितने भी एग्जाम क्वेश्चन करने को दिए जाते हैं नॉर्मली आजकल 5 क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए जा रहे हैं। तो 5 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे जिस पर आप अच्छे से लिख पाएंगे। हालांकि एक बार दोस्तों, जब आप एग्जाम देते हो तो जो दिशा निर्देश होते हैं उसमें आप देख लिया करो कि कितने क्वेश्चन आपको करने हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो भी बातें बोली वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोली हैं। हालांकि वो बात अलग है कि हो सकता है कि क्वेश्चन आपके अच्छे मतलब उम्मीद भी है कि, और मैं खुद भी चाहूँगा कि आपका क्वेश्चन पेपर अच्छा आए, आसान आए, कि आप उसे कर पाएँ, ठीक है। एग्जैक्ट कुछ बातें अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि जो मेरा एक्सपीरियंस था इस सब्जेक्ट को लेकर वो मैंने बातें आपके साथ डिस्कस यहाँ पर की हैं। लेकिन फिर भी मैं खुद चाहूँगा कि ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है वो थोड़ा इजी आए आप लोगों के लिए, ताकि आप आसानी से कर पाएँ। बाकी वो आप लोगों को वैसे मैंने पहले ही हिंट दे दिया है कि अगर थोड़ा टफ भी पेपर आएगा तो आप कर लेंगे। बस आपको क्या है कि आपको यहाँ से पूरा पढ़कर जाना है। अगर आप सारी चैप्टर्स पढ़ कर जाएंगे तो आप आराम से कर लेंगे, कोई बड़ा इशू नहीं होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बातें कर ली, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बस मैं अभी इतनी ही बात कर सकता हूँ, या क्योंकि हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते, अभी एनईपी की पॉलिसी लागू हो गई है तो कई बार हम देख रहे हैं ना क्वेश्चंस थोड़े बदल कर भी दे दिए जा रहे हैं, ईजी भी आ जा रहे हैं, थोड़े से टफ भी आ जा रहे हैं, तो एग्जैक्ट अभी कुछ कहना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी अगर आप सिलेबस पढ़ कर जा रहे हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, इतना तो कन्फर्म है। बाकी यहाँ पे हम चैप्टर्स की बात कर लेते हैं, वीडियोज़ की बात कर लेते हैं। अगर दोस्तों मैं वीडियोज़ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जितने भी यहाँ पे चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर्स हैं यहाँ पर, तो इन 7 चैप्टर्स पर ऑलरेडी वीडियो बनाई गई है, 7 चैप्टर्स पर आपको अच्छे से पढ़ाया गया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12 ये 5 चैप्टर और हैं जिस पर मुझे वीडियोस बनानी है। तो प्लेलिस्ट में आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दी जाएंगी ये वीडियोस, तो आप प्लेलिस्ट भी देखते रहें। बाकी हाँ, ये 7 चैप्टर्स आपको अच्छे से पढ़ाए गए हैं, तो प्लीज़ यही कहूँगा कि अगर अभी भी इन चैप्टर्स को अच्छे से नहीं पढ़ा तो इन्हें भी आप अच्छे से पढ़ लें, और आगे इन चैप्टर्स पर भी जल्द ही वीडियोज़ बना दी जाएंगी।
और यहाँ पे देखिए विधानमंडल से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी और न्यायपालिका से रिलेटेड एक वीडियो मैंने आप प्लेलिस्ट में डाली है, तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। वो वीडियोस भी ना आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग है पूरी तरह, तभी आपको प्लेलिस्ट में वो प्रोवाइड कराई गई है। तो विधानमंडल का मतलब होता है संसद ही होता है, विधानमंडल का मतलब ही। तो संसद के बारे में सारी बातें आपको पढ़ाई गई हैं विस्तार पूर्वक, न्यायपालिका के बारे में सारी बातें विस्तार पूर्वक आपको पढ़ाई गई हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। तो वो जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में, वो भी मतलब पूरी तरह आपके सिलेबस के ऊपर ही बेस्ड हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।